वी आर लाइव। नमस्कार। हमारे साथ आज हैं ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी जी बेसिकली कुछ लोग जो हमारे सराउंड के हैं सब जानते हैं, बाकी ट्विटर के माध्यम से जानते हैं। दीदी स्पीक्स करके लिखती रहती हैं। ये ऑथर हैं। अनुराग इनकी किताब है, बहुत चर्चित किताब है। और इन्होंने लिखा है कि ये ट्रेनर भी हैं एंड नॉट योर सेकुलर फ्रेंड। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो पुरुषों के अधिकार की ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, मेंस राइट के लिए बहुत ही सशक्त आवाज है। ये मतलब घर की एक महिला अगर आपके अधिकारों की बात करती है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ताकत, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका आइडियोलॉजी, उनका क्या हो सकता है। आपका स्वागत है ज्योति जी। आप थैंक यू, नमस्ते। जय हिंद न्यूज पे आप आई हैं पहली बार। और जाहिर है कि जो हमारा थोड़ा सा परिचय है बहुत जमाने से, कभी जब मैं चैनल में था आप आती थी, जी तो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जी अभी जो आपसे हम सवाल करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे वो आप ही की बातों से सवाल निकलेगा। आप जो दीदी स्पीक्स में लिखती है ना, जी मैं एक उदाहरण देता हूं और फिर सवाल करता हूं। आपने लिखा है कि एक 24 साल की लड़की है, वो बड़े डायलेमा में है ना। उसने पोस्ट किया कि 6 साल से वो रिलेशनशिप में है, दोनों शादी करने वाले हैं। लड़की जहां नौकरी करती थी वहां उसको बॉस ने भी प्रपोज कर दिया और वो मान गई। ना बॉस से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताई, ना ही अपने बॉयफ्रेंड को बॉस के बारे में बताई। अब वो लिखती है कि वो दोनों से बहुत प्यार करती है, किसी को खोना नहीं चाहती, क्या करे। जी। तो आपने जवाब क्या दिया वो पहले मैं पढ़ दूं कि आपने जवाब दिया, बहिनी पहले बॉयफ्रेंड के लिए, पहले बॉयफ्रेंड से शादी कर लो, हाँ, फिर बॉस से शिकायत करो, वो दहेज पे मुकदमा डलवाएगा, है ना, अपना कंधे का सहारा देगा, डॉरी फाइल केस करो, पैसा लो, सेटल करो, बॉस से शादी कर लो। ऐसा ओपिनियन क्यों दिया आपने? ऐसे समझाते हैं क्या? असल में ये कटाक्ष था। जिस तरह हाँ। का भी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, जिस तरह से चल रहा है आजकल के हिसाब किताब, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जिस तरह से वो लिख रही हैं। मतलब हम्म, किसी जमाने में कमिटमेंट एक बड़ी चीज होती थी कि आपने किसी के साथ प्रेम, आपका संबंध हो गया है या आप विवाह में बंध गए, तो एक बड़ी बात होती थी कि अब इस कमिटमेंट को निभाना है। लेकिन जिस तरह के रिलेशनशिप अभी मैं महानगरों क्या छोटे नगरों में भी अब ये पहुंच चुका है, गांव देहात में भी अब सुनने में आने लगा है, मल्टीपल रिलेशनशिप है, एक का दूसरे से नहीं बताना। और फिर कई बार लड़के ऐसे आते हैं कि हमसे रिचार्ज करवा ली और सब इतने दिन तक संबंध रखी और फोन भी खरीदवा लिया। तो अब क्या हो गया ना अनूप जी, 8 साल पहले जब हम लोग बात करते थे तो बड़ा सीरियस और बड़ा वो होता था, एग्रेशन होता था बातों में कि ये क्या बदतमीजी है। अब हंसी आने लग गई है, अब हमको कटाक्ष करने की इच्छा होती है, अब बात करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए हमने कहा कि ये हम बहुत देख रहे हैं, तो ऐसा करिए कि अब आप पहले बॉयफ्रेंड से शादी कर लीजिए, फिर दहेज। आप जानते हैं दहेज का मुकदमा करना कितना आसान है। और वो उसमें क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब दहेज का जब ऐसा केस होता है तो उसमें हमेशा एक दो तीन पुरुष जरूर शामिल होते हैं उस स्त्री को सहारा देने के लिए कि इस तरह से फाइल कीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि बॉस ही आपकी हेल्प कर देगा, क्योंकि एक ही लड़का दूसरे लड़के का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मेरा मेरा ये कटाक्ष के हिसाब से था और उसमें लोग खूब हंसे और उनको समझ में भी आया कि मैं क्या कह रही हूँ कि कम टू द राइट पॉइंट। सेम यही स्थिति है, कोई यही। फर्क नहीं है। हाँ, ठीक है। ये। अब क्या हाँ, जवाब होगा? ये कटाक्ष नहीं करते हम। उस हाँ। लड़की को क्या कहेंगे कि या तो वो धोखा दे रही है दोनों को, या किसी एक को, या खुद को। उसके लिए एक काउंसलिंग वाली क्या होगी आंसर? देखिए, अगर हाँ वो सीरियस मेरे पास ऐसे आकर पूछे तो मैं जरूर कहूंगी कि कुछ शर्म कर लीजिए। जिस बॉयफ्रेंड के साथ आप 6 साल तक थी वो भी तो कुछ सोच कर ही बैठा होगा, उसके भी कुछ सपने होंगे आपके लिए। या जो बॉस आपसे प्यार करता है उसको आप बोल दीजिए कि भाई मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं। आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना किसी एक उस पे। ये थोड़ी ना होता है कि आप दोनों तरफ हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया कि जैसे हम कोई शेयर्स वेयर्स खरीदते हैं और इसमें कितना फायदा होगा, कितना नफा, कितना नुकसान, फिर रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ। आपसी अगर आप में कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। या तो आप दोनों को छोड़ दीजिए फिर। मैं तो ये और कहूंगी। एक बात, और एक बात, क्या दहेज मुकदमा इतना आसान होता है कि वो किसी के कहने से कर देगी और वो फॉर्मुलेट हो जाएगा? जो आपने कहा बॉस से शादी कर लो, फिर दहेज मुकदमा कर दो, सेटलमेंट करो, तो क्या ये इतना आसान है ये? बहुत आसान दहेज। है, क्योंकि
498A का जो इंडियन पिनल कोड है वो जो है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का अर्थ ही यही होता है कि पुलिस को ये आदेश है कि 100 नंबर की कॉल पर भी अगर लड़की कह रही है मुझे परेशान किया जाता है तो एफआईआर कर दीजिए। तो वो बहुत आसान है। तो आप तो एनसीआरबी का डेटा भी, और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अब तो कह चुका है कि ये जिसे कहते हैं कि स्कोर सेटल करने के लिए केस किया जाता है, तो बहुत आसान है केस करना। किसी के आप अगर आप आज मेरा भी झगड़ा हो जाए मेरे हस्बैंड से और मैं अगर पुलिस स्टेशन जाऊं तो मुझे सबसे पहले सलाह यही दी जाएगी, या मैं किसी वकील के पास चले जाऊं कि आप केस कर दीजिए। कोई भी ये नहीं कहता कि केस मत करिए, सब यही कहते हैं कि केस कर दीजिए, आराम से आपका सेटल हो जाएगा मामला। डिवोर्स लेने की पहली कड़ी यही होती है कि आप केस कर दीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक आपने डाटा इकट्ठा किया होगा और आपने बहुत लिखा है कि महिलाओं को समान अपराध के लिए पुरुषों से कम सजा मिलती है ना? जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है ना? महिलाएं पुरुषों से हमेशा सुपीरियर है, ऐसा कहाँ दिखता है आपको? सब जगह आप देखिए ना, पिछले हमारे देश का इतिहास, जितने भी फांसियों का आप देख लीजिए, जब भी हैंग द रेपिस्ट और ये सब चलता है और फांसी होती है, पहली फांसी से लगाकर अभी तक जितनी भी फांसियां हुई हैं, जो अभी निर्भया वाले केस में हुई थी, उनमें स्त्रियों ने बहुत जघन्य जघन्य अपराध किए हैं। निर्भया वाले केस में पहले फांसी दे दी गई, और वो जो गावित सिस्टर्स थी जिन्होंने लगभग लगभग ऑन पेपर तो उन्होंने 30 बच्चों की हत्या की थी, और मैंने सुना है कि विदाउट रिकॉर्ड उन्होंने 54 बच्चों को मारा था, माँ और दोनों बेटियों ने मिल करके। माँ जेल में मर गई, दोनों जो लड़कियां हैं, जो गावित सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, रेणुका गावित शायद नाम है एक का, दूसरी का मुझे अभी याद नहीं, सीमा गावित शायद नाम है उनका। तो वो दोनों जो है अभी तक जेल में हैं। उनको फांसी की सजा है, मगर किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि औरतों को फांसी चढ़ा दे। तो सुपीरियर तो है ही, आप महिला हैं जाने दीजिए कह के जाने देते हैं। अभी वो जो जो खबर मैंने शेयर की थी वो शायद आंध्र प्रदेश की है। वहां उन्होंने बोला कि गुडविल के तहत, ह्यूमैनिटी के तहत महिला कैदियों को रिहा कर देते हैं, 5 साल से इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पुरुष भी तो होंगे, आप उनको भी रिहा कर सकते हैं, मगर आप करेंगे नहीं रिहा उनको। तो सुपीरियर तो है ही हर जगह, उनको जो है माइलेज मिलती है, हम महिलाओं को हर जगह माइलेज मिलती है। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगा, मैं तो टाइटैनिक का सदा से उदाहरण देती आई हूँ कि जब टाइटैनिक डूबने लगा तो कहा गया कि सेव विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। तो सुपीरियर तो वो है ही। बाकी अगर आप इतने प्रिविलेजेस ले रही हैं तो डेफिनेटली फिर आपको कमजोर तो माना ही जाएगा, फिर दुख किस बात का होता है। नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि जो वर्क प्लेस पे जो कुछ होता है और उसके लिए भी कानून बन गए हैं ना, और ठीक है, वो डोमेस्टिक वायलेंस हैं और वो 498A का केसेज हैं। क्या इन सब वजहों से महिला सुपीरियर मानी जाने लगी हैं कि उनके पास हथियार आ गए हैं, या नहीं, सोसाइटी में उनको? नहीं, यदि आप भारतीय समाज को देखेंगे तो महिलाओं, आप देखिए जब राम ने भी, जब उनको ताड़का वध के लिए जब विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर गए थे, वशिष्ठ जी लेकर, अगर मैं गड़बड़ कर रही हूँ तो करेक्ट कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ा है, तो वहां पर वो सकुचाए थे कि इनको, ये महिला है, इनको मारे कि ना मारे। तब उन्होंने उनको कन्विंस किया कि देखिए महिला तो है लेकिन वो अत्याचारी महिला है, उन पर आप हाथ उठा सकते हैं। हनुमान ने भी रिक्वेस्ट किया। तो ये हमारी एक क्या कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों से लगाकर अभी तक चला आ रहा है कि महिला के ऊपर हाथ जल्दी जल्दी कोई नहीं उठाता है। नहीं, तो वैदिक संस्कृति में तो है, इसमें तो हाँ, कोई शक नहीं है। हाँ, और उसके वैदिक बाद परंपरा में उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि इतिहास में भी अगर आप जा करके देखेंगे, जितना भी ये लोग कहती हैं कि हमें दबा करके रखा गया, वो एक्चुअली उनको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका था। जब हमारे पर आक्रमण हुए बाहर से, तो ऑब्वियसली पुरुष का काम था संभालना और बचाना। तो जितना भी ये लोग बोलती हैं कि हमको बाहर नहीं निकलने दिया गया या पर्दे में बंद रखा गया, जो भी उसके पीछे 50 कारण हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी महिलाओं को बचाएं। तो इसलिए ये किया गया, इसलिए सुपीरियर तो है डेफिनेटली आपके, जिसे कहा जाता है कि आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है अगर बच्ची के साथ या बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो डेफिनेटली सुपीरियर है। लड़का एक बार को मार खा के आ जाए तो आपको बर्दाश्त हो जाता है, बेटी को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको दिल से, कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, तो लगेगा कि अरे ऐसे कैसे हमारी बच्ची के ऊपर हाथ उठा दिया या कुछ कह दिया। तो सुपीरियर तो है। स्नेहा काला जी हैं, वो लिख रही हैं हाँ, कि पॉश में कंप्लेंट सिर्फ औरत के परसेप्शन पर हो जाता है, हाँ, यानी औरत डिसाइड करती है कि उसके साथ हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये राइट औरत के पास है और हाँ, उसका कोई मापदंड नहीं है। हाँ।
हाँ, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो लॉ है वो ये कहता है कि मान लीजिए आपने हमको बहुत दिन के बाद देखा, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आपने ऐसे अरे कितने दिन बाद मिली तुम ज्योति, और गले मिल के हैप्पी दिवाली जो भी आपने कहा, हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन उस दिन मुझे बुरा लग गया कि नहीं, इन्होंने हमें गलत तरह से छुआ है, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी। ये है उसमें लिखा हुआ है, जैसा महिला को फील हो उस दिन। मतलब आप चाहती हैं ये इसमें बदलाव हो क्या, या बिल्कुल। या महिलाओं की सुरक्षा ही है? ये हाँ, बिल्कुल। और इसमें कई सारे पुरुष फंस जाते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए जाती रहती हूँ, तो मेरे पास कई ऐसे केसेस आते रहते हैं जहाँ पे अननेसेसरी पुरुष को फंसा दिया गया। एक आपने जवाब दिया हुआ है एक ट्वीट का, उसमें लिखा था, पहले आया कि महिलाओं को नहीं, एक पोस्ट था कि वो पुरुष कायर हैं जो भरपाई नहीं करते और सुसाइड कर लेते हैं। हम्म। तो आपका लाइन था कि मेल हेटर एंड गोल्ड डिगर अलर्ट। ये हम्म। मेल हेटर एंड गोल्ड डिगर अलर्ट क्या मतलब है इसका? हाँ, जब भी किसी स्त्री की आत्महत्या होती है, तो हम लोग जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम लोगों के मन में संवेदनाएं जगती हैं कि बेचारी के साथ न जाने क्या हुआ होगा। और मैंने बहुत जगह देखा कि उन्हीं सेम परिस्थितियों में जब एक आदमी आत्महत्या करता है, और ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, इसलिए मैंने गुस्से के मारे लिखा था कि आप हमेशा उसको काउवर्ड बोल देते हैं। एक जगह के डीएम ने, शायद बिहार का ही केस था, वो आत्महत्या कर ली थी, तो उनके ससुर तक ने कह दिया था कि कायर था ये आदमी। आप ये नहीं समझ सके कि वो किन परिस्थितियों में था कि जब उसको उसके सामने आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए मैंने लिखा था। और गोल्ड डिगर तो वो स्पेशली उनके लिए लिखा था, क्योंकि वो कई जगह पर ऐसे करती रहती हैं कमेंट, मैंने देखा है उनको, डिवोर्सी हैं वो, और काफी सारी एलिमनी लेके उन्होंने डिवोर्स लिया है। तो ये था कि हाँ कि मैं जानती हूँ उनको कि वो कौन है, तो मैंने ऐसे एक कटाक्ष कर दिया उनके ऊपर कि ये आप बिना समझे, आप अगर किसी कोई आदमी मर गया है और आप ये लिख रही हैं कि वो कायर था, तो इससे मतलब इससे बड़ी संवेदनहीन बात क्या हो सकती है। नहीं, क्या समाज में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, ये गोल्ड डिगर? हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत मैं तो ऐसे केसेस से मेरा पाला पड़ता रहता है, जो जहां पर लड़की, बल्कि हाइपरगेमी तो हमारे यहाँ है ही ना, हम अपनी लड़की कहाँ देते हैं अपने से कम में, अपने से ज्यादा में ही देखते हैं। तो गोल्ड डिगर तो सभी हुए, हम सोच के करते हैं कि जहाँ हमारी लड़की एकदम सबके यहाँ सपनों का राजकुमार ही होता है, सपनों का कोई क्लर्क या ड्राइवर या क्लीनर तो होता नहीं है, सबको राजकुमार चाहिए होता है। अपने से बड़े में सभी शादी करते हैं। तो उस वक्त पे जब जब लोग दहेज की बात करते हैं, तब भी मैं कहती हूँ कि दहेज कहाँ से आ गया, क्योंकि सब तो अगर आप मान लीजिए मैं किसी बड़ी जगह से कोई सामान खरीदने जा रही हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे बजाय इसके कि मैं किसी मंडी से, लोकल मंडी से सामान ले लूं। तो ये उसी के जैसा है। तो गोल्ड डिगर तो डेफिनेटली है, लड़कियां बिल्कुल सोच समझ कर शादी करती हैं कि अमीर हो, उसके पास अपना अपना घर हो, कार हो, और विदेश घुमाने ले जाए, ब्रांडेड ज्वेलरी हो। तो गोल्ड डिगर तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़कियां हैं आजकल। समाज रिश्ता के थोड़ा सा ऊपर तबके की बात है, जो नीचे हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, ठेला चलाते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, क्या उनके यहाँ भी ये सुपरमेसी है किसी तरह की? क्या उनके यहाँ भी इस तरह के फंडे हैं, मतलब? हाँ, बिल्कुल है। मैं ना इसमें आपको एग्जांपल दूंगी। मधुर भंडारकर की एक पिक्चर है, जो ट्रैफिक सिग्नल, उसमें हम्म, वो भिखारी की लड़की की शादी हो रही होती है। उसमें भी जो अगला वाला जो होता है वो भी भिखारी ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा भिखारी होता है। वो कहता हाँ, है कि ये जो है महालक्ष्मी मंदिर के आगे बैठता है। हाँ। हाँ, और हाँ, जो है ये फलानी सोसाइटी के आगे, इसके पास 3 अड्डे फिक्स हैं। मतलब वो भिखारी भी जो है वो अपने से बड़े वाले भिखारी में अपनी बेटी को दे रहा होता है। तो छोटे तबके में भी है, छोटे तरीके से है। मान लीजिए कि एक स्कूटर वाला आदमी है, तो वो डेफिनेटली ऐसा ढूंढेगा कि जिसके पास कम से कम बुलेट हो, हाँ, लड़के के पास। और एक कमरे के घर में रह रहा है, तो वो कम से कम देखेगा कि 2 कमरा मतलब अलग रहे मेरी बेटी, और जमीन जायदाद, हमारे यहाँ पूछते जमीन जायदाद कितनी है लड़के के पास, नौकरी है ठीक है, लेकिन जमीन है कि नहीं है गाँव में। तो छोटे से छोटे में भी देखा मैंने, बड़े से बड़े वाला फिर और बड़ा होता है, तो वो तो है ही है, सब जगह है। उन लोगों को, उन छोटे तबकों में जहाँ की एजुकेशन भी कम है, उन्हें कौन समझाता है कि कोर्ट में जाओगे, थाने में जाओगे तो हस्बैंड लायबल है तुम्हें भरण पोषण करने का, तुम चिखोगी चिल्लाओगी तो हस्बैंड या अदर फैमिलीज इन द ससुराल विल बी हैमर्ड बाय द पुलिस। उन्हें उतना अवेयरनेस वहां तक पहुंच गई है? कैसे पहुंची?
मैंने ना मैं क्योंकि गांव से हूँ तो पहले, अब तो फिर केबल आ गया है पिछले 4-5 साल से, पहले केबल नहीं था, DD1 और DD2 आया करता था। तो अगर हम्म आप DD1 देखेंगे ना तो उसमें जगह जगह पे फिलर्स के रूप में ऐड आते हैं कि हम्म सहन मत कीजिए, फोन करिए, ये है कॉल, हम्म हेल्पलाइन नंबर है ये। और जब आप हम्म हेल्पलाइन नंबर में कॉल करेंगे तो 10 NGOs काम कर रहे हैं जो आपको ये चीज बता रहे हैं। रेडियो में है, अखबार में है, रेडियो में छोटे छोटे फिलर्स के रूप में आता है। तो मुझे इससे याद आया कि गांव की एक स्त्री मेरे पास आई थी जो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं गांव गई तो वो मुझे बता रही थी कि उनकी जो बहू है, जो मुश्किल से चौथी पांचवी पास है, वो काम वाम नहीं करती होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि कब तक हम करें, 4 दिन हो गए थे शादी के, मेरे ख्याल से कुछ हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, तो कहने लगी कि हम काम वाम करने नहीं आए हैं, और ज्यादा बोलोगी तो तुमको दहेज के नस काट लेंगे और डाउरी डेथ में अंदर करा देंगे। तो मुझे तब, आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे तब आश्चर्य हुआ कि इस औरत के पास, जो पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं गई है, इसके पास इतना दिमाग आया कहाँ से? तो यहीं से आ रहा है, मीडिया बता रहा है इनको, जगह जगह हमारे लखनऊ आप जाएंगे तो होर्डिंग लगे हुए हैं 1090 के वुमेन हेल्पलाइन नंबर। तो सब जगह सब तरह की अवेयरनेस है, लड़कियों को और पता है। फिर और फिर एक बात, एक घटना अगर घट गई 10 गांव में भी, तो वो जी, सरसराती हुई फैल जाती है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये, हाँ अच्छा, हम हमारी बातचीत के बीच में बहुत कम समय दीजिएगा इनको। अतुल कुमार हैं, जी। उन्होंने लिखा है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है, बच्चे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसमें औरत क्या करेगी, मतलब ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। अच्छा, नहीं मैं समझ नहीं पाई सवाल क्या है। इंडियन कल्चर के अच्छा, हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप का लिविंग क्या मतलब है। रिलेशनशिप के लिए क्या मतलब है भाई, बच्चे? और बच्चे हो गए तो। हाँ, हो रहा है। और अब तो एक कोर्ट का डिसीजन आया भी हुआ है कि लिव इन में जो पार्टनर है आपकी, उसको वाइफ की तरह सारे भरण पोषण वगैरह मिलेगा। तो आप इसकी चिंता मत करिए, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तब भी आपको बैग बोरो स्टील जो था ना अनूप जी, हम लोग बहुत पहले बात किया करते थे, वो अब लिव इन रिलेशनशिप में भी आ गया है। मतलब यू आर इक्वली ट्रीटेड एज ए हस्बैंड, यस नथिंग यस, लेस। यू आर अ हस्बैंड, यस, आपको देना पड़ेगा उसको। अच्छा, बच्चा हो एक गया तब। एक 16 मिनट हो गया मेरे पास। एक कमाल का है, एक सेटायर है। आप सेटायर हाँ, लिखती हैं DBS6 में, बहुत जबरदस्त, है ना। और ये सेटायर मैं पढ़ देता हूँ, शायद सुनने वालों को भी अच्छा लगे, कि हाँ, पूनम पांडे गोवा बीच पर नंगई बचाने के लिए गिरफ्तार हो, ठीक है। और जो शी द पीपल, मतलब फेमिनिज्म की इशारा है आपका, हम्म, वो रोने पीटने लगे। हाँ, मिलिंद सोमन भी नंगा बीच पर दौड़ा तो गिरफ्तार नहीं हुआ, हम्म, ठीक है। हम्म, अब इनकी, आप लिखती हैं, इनकी इक्वालिटी बस यहीं तक है, तुम नंगे तो हम नंगे। मेरी तरफ से मिलिंद सोमन को भी गिरफ्तार करो, वो भी पेटीकोट पुरुष है। हाँ, हम्म। एक ही सेल में बंद करो। हाँ, और हाँ, वीडियोग्राफी जरूर कर लेना, क्योंकि मनोरंजन कायम रहे, क्योंकि नंगों से तो दुनिया हारी है, हम क्या चीज हैं, ऐसा। ये क्या अच्छा। था ये। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि मिलिंद सोमन पर भी आज जो है केस दर्ज हो गया है ऑब्सीन अच्छा, चलो। सैनिटी फैलाने का। मेरी आवाज सुन ली गई। अब अब बस एक ही सेल में और बंद कर दे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप किस तरह की, मतलब शी द पीपल जो है वो लिखा करती हैं, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा, आप किस तरह की इक्वल, मैं मानती हूँ ठीक है, आपको इक्वालिटी की जरूरत है, जहां जहां असमानता है उनको लागे आगे लाइए, लड़कियों को जरूर पढ़ाइए लिखाइए, प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो नंगा था, पूनम, आप पूनम पांडे का साथ देने के लिए आप ये कह रही हैं कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इनको गिरफ्तार, इस ये मुद्दे नहीं हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आप भटका रही हैं, जैसे इतने दिनों से फेमिनिस्ट आंदोलन पूरा ही जब मतलब मुड़ चुका है एक तरीके से, तो और मुड़ रही हैं आप, इनमें आप क्या कहने की जरूरत है? करवाइए गिरफ्तार उनको भी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ये कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब था, आप जो कह रहे हैं। अब ये कोई इक्वालिटी हुई? लज्जा फिल्म में एक डायलॉग है माधुरी दीक्षित का कि वो खड़े होके यूरिनेट करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, किस तरह, क्या मतलब है, मतलब ये और सब अदर लेवल वाली बात हो गई, अब क्या बात करें, तो इस पर हंसी ही आती है, अब क्या सीरियस बात करेंगे इस पे? वैसे थोड़ा सा इतर मैं बोल लेता हूँ, जरूरत नहीं थी उसकी। जी, एक मौलाना कह रहे थे कि हमारे इस्लाम में तो 4 शादियां यहाँ धरती पे जायज हैं, जी, जन्नत में 72 क्या 400 भी रखे तो क्या एतराज है? हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव ही नहीं करते, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते। और उन्होंने जो तर्क दिया था ये, कि जेंडर जस्टिस की बात हम इसलिए करते हैं कि अगर नहीं करें तो क्या मर्द बच्चे पैदा कर लें, तो हाँ, इसलिए वो सही है। जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। तो फिर बहुत, मैं कहा उधर ज़्यादा नहीं जाऊंगा,
क्योंकि जेंडर जस्टिस की वजह से क्या 9 साल की बच्ची की शादी करते हैं, अरब में आज भी जायज है। हाँ। क्या, हाँ, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मर्द चाहिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए भी कोई मर्द चाहिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी एक 5 साल का बच्चा ही सही वो चाहिए। तो हाँ। ये सब बातें हैं, उधर हम नहीं जाते, लेकिन हाँ। ये समझ नहीं आ रही है कि जेंडर जस्टिस या जेंडर इक्वालिटी का फर्क सोसाइटी में अभी नहीं है, खासकर बिल्कुल। फेमिनिज्म के पास तो बिल्कुल नहीं है। कुछ बिल्कुल भी कहेंगे? नहीं है। ये लोग बात नहीं कर पाएंगे इस बारे में, क्योंकि इनको पता नहीं अधिकार ही किसने दे दिया। मैंने तो एक बार जो है एक फेमिनिस्ट है बहुत बड़ी, उनसे मैंने सामने ही पूछ लिया था। मैंने कहा आपको हमारे बारे में अधिकार, मतलब ये सब फैसले करने का अधिकार किसने दे दिया भाई? आप लोग को समझ ही नहीं है कि आप बात क्या कर रही हैं। इस तरह की कोई इक्वालिटी होती है क्या कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे? आप समझ ही नहीं रहे हैं कि सिगरेट का प्रचार क्यों किया गया था और अब ये क्यों का उसको भी सशक्तता और हीरोइज्म से जोड़ा गया था, तब लड़के पीना शुरू हुए थे। फिर बाद में कहा गया अच्छा स्त्री है तो क्यों नहीं पी सकती है। मतलब कि क्या कर रही हैं आप कि आप मतलब उनको कहेंगे उनको नहीं कहेंगे? आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप सारे ये वो है कमर्शियलिज्म है जिसमें सबके सब शामिल हो गए हैं एक साथ और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक 4 नवंबर का पोस्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था कि अगर पत्नी मायके में भी रहती है तो भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की है। आपका जवाब था बाप लोग बेटी से भीख मंगवाएंगे। क्या मतलब है हाँ। इसका? देखिए अभी जो है अभी एक उससे पहले एक फैसला आया था कि पिता लोग जो है संपत्ति में अधिकार नहीं देते हैं, और ये मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि दहेज जो है वही एक तरीका था संपत्ति में हिस्सा देने का लड़की को, उसको अच्छे से लागू करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। वो एक विकृति में बदल गया। जब वो विकृति में बदल गया तो आप नए नए कानून ला रहे हैं उस विकृति, बजाय इसके कि उसी को आप ठीक करते। तो आपने उसको तो लागू नहीं किया ठीक से। अभी भी कोई मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ नो ऑब्जेक्शन लड़कियों से लोग लिखवा देते हैं, उनको नहीं देते हैं संपत्ति में हिस्सा, कोई भी नहीं देता है आज की तारीख में। अगर अकेली बेटी है तो बात अलग है, या 3 बेटियां हैं तो फिर बराबर से होता है। अगर लड़का है घर में तो लड़की को कभी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं देता है। लड़की किस बात पे लड़ झगड़ के अपने पिता के पास चली गई है नहीं पता है, और वो लड़का, उसमें मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा, और लड़का कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास है ही नहीं इतना। लड़की अपने मन से छोड़कर गई है, ये भी लड़का कह रहा है। ठीक है, मैंने वो पूरा का पूरा पढ़ा। तो आप आप अपने पिता के घर रह रही हैं, वो पिता आपको रख तो सकता है लेकिन आपका भरण पोषण नहीं कर सकता। भरण पोषण किससे करवाएगा? पति से। तो ये गलत बात है ना। तो आप तो भीख मंगवा रहे हैं एक तरीके से। फिर आप कहेंगे कि दहेज गलत है, तो दहेज गलत कैसे है? फिर मेंटेनेंस भी गलत है, एलिमनी भी गलत है। आपकी बेटी इस काबिल ही नहीं हो पाई कि वो अपने लिए कमा सके, तो फिर फायदा क्या हुआ? किस तरह की इक्वालिटी का क्या चल रहा है हिसाब किताब? मुझे समझ में नहीं आता है ये। अमर कुमार लिखते हैं कि इनहैंस मोरल एजुकेशन फ्रॉम फैमिली लेवल, इट वुड ब्रिंग ए ग्रेट चेंज। आपकी बातों को सुन के लिखा हुआ उन्होंने। हम्म। तो मोरल एजुकेशन की भी जरूरत है ना, फैमिली की, बहुत इनसाइड फैमिली। बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। हम लोग हाउ? भूल ही गए हैं एकदम। जैसे आप वो मौलाना का एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे फिर भी वो लोग ठीक लगते हैं, इसलिए क्योंकि उनके यहाँ जो लिखा हुआ है वो मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए जेंडर इक्वलिटी। हम लोग दो तरह की नाव में पैर रखे हुए हैं। हम लोग स्त्री को सब अधिकार तो देते जा रहे हैं। मैंने एक बार ये बात और भी पहले कही थी और बहुत जगह सुनी भी है कि हमारे यहाँ एक्चुअली अधिकारों की बात नहीं थी, हमारे यहाँ सबको कर्तव्य बताए जाते थे। पत्नी का कर्तव्य ये है, पति का कर्तव्य ये है, बालक का कर्तव्य ये है, वृद्ध का कर्तव्य ये है। तो जब तक कर्तव्य थे तब तक ठीक था, सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे, सबको कर्तव्य। अब ये अधिकार की लड़ाई जब से शुरू हुई है, सबसे ज्यादा गड़बड़ तभी हुई है। इसीलिए मॉरल एजुकेशन की एक्चुअली जरूरत है। वो सही बोल रहे हैं। आखिरी 5 मिनट हम टाइम देंगे 19 नवंबर के ऊपर। जी। ठीक है, और सवाल यही है कि इंटरनेशनल मेंस डे जी। पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए, घर की औरतों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? एक मेंस डे का होना क्यों जरूरी है? जी। वुमेन्स डे, मदर्स डे, सिस्टर डे, राखी, भैया दूज, क्या क्या नहीं मनाते? हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, कुछ कहिए। हाँ। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ इतने डे मन रहे हैं ऑलरेडी। ऑफिशियल डेज की मैं बात कर रही हूँ। डॉटर्स डे बहुत मनाया जाता है, वुमेन्स डे तो मतलब एक हफ्ता समझ लीजिए वो बिल्कुल वुमेन्स वीक। लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि ये सब मनाने वनाने में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है? पुरुष, हर जगह से। लेकिन उनका कोई डे नहीं है जिन्होंने ये शुरू किया था ना। हाँ। आवाज आपकी अचानक से हॉलिंग करने लग गई, मोबाइल थोड़ा सा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सब सुनना चाहेंगे। जी। तो ठीक, हाँ, जिन्होंने थोड़ा ये, हाँ अब ठीक है।
अचानक से हॉलिंग होने लग गई। पहले नहीं, वो ठीक बात करते आ रहे हैं हम लोग। ये हाँ हाँ, बोलिए तो। हाँ, जिन्होंने हाँ, ये जिन्होंने ये मेंस डे की बात भी शुरू की थी, त्रिनिदाद टोबैगो से शुरू हुई थी। क्या नाम था उनका, मैं अभी भूल रही हूँ उनका नाम, ठीक है, इंडियन ही छोड़ो। ओरिजिन के थे वो। उन्होंने भी ये बात कही थी कि सब डे हो रहा है लेकिन आदमी की बात नहीं हो रही है, मेंस डे नहीं हो रहा है। तो 44 कंट्रीज ने इसको ऑफिशियली मनाना शुरू किया कि पुरुष का एक दिन होना चाहिए, जब हम उनके योगदान की बात कर सके, जब हम उनके मुद्दों की बात कर सके, जब हम उनके कष्टों की, जब हम उनके खुशी की बात कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है होना। भारत में अभी तक मैंने देखा है, हाँ, अनऑफिशियली जिस जो कभी मतलब ये हो गया है, कमर्शियलाइज होता जा रहा है। पिछले साल कई सारे एक्टर्स और इन सब ने लिखा था, उनके अपने पर्पस थे लिखने के, लेकिन असली में बात नहीं होती है, ऑफिशियली कहीं मनाया नहीं जा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हेल्थ के मुद्दे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी जब नवंबर अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक और ट्विटर में जब लिखती हूँ इसके बारे में, तो मैंने काफी सारा पढ़ा कि हार्ट डिजीजेस आदमियों को ज्यादा होती हैं। आप और मैं जानते हैं कि विवाहित पुरुषों की आत्महत्या का दर कितना ज्यादा है। डबल और है। हाँ, डबल है। डिप्रेशन आदमियों में ज्यादा है। और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से कहीं ज्यादा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में बहुत पैसा खर्च किया जाता है। हालांकि है एक प्रोस्टेट कैंसर सोसाइटी भी, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। और सिर्फ कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां लड़कों को होती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं। इसके अलावा बढ़ते हुए लड़कों के बहुत सारे इश्यूज हैं, जो आज हम लोग ये बात करते हैं ना कि ये अब्यूज, वो अब्यूज, रेप बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि उनके इश्यूज हैं। आप वो इश्यूज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लड़के पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं। इन सब के बारे में बहुत खुल करके और बहुत व्यापक स्तर पे बात होनी चाहिए। मेंस डे इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको अपने स्तर पर थोड़ी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, तब जाके सरकार सुनेगी। घर में बेटियों के लिए क्या मॉरल एजुकेशन होगा? एक फादर डॉटर रिलेशनशिप, जो वो मैरिज जब कर लेती है, जब शादी हो जाती है बेटी की, तो बाप ससुर हो जाता है। जब तक बाप है तब तक तो वो और ससुर होते ही एक तरह से। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ कि एक स्नेहा काला जी आप जानती होंगी, हाँ कहती है कि आयुष्मान खुराना ने मेन वेल बींग के नाम पे मिजेंट्री ज्यादा फैला दिया। हाँ, वो असल में क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा ये बोल रहे थे रियल मैन क्या होता है, रियल मैन क्या होता है। तो मैंने उनसे हालांकि उनका जवाब नहीं है, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि वुमेन्स डे पे आप बोलते हैं क्या कि रियल वुमन क्या होती है, या एक वुमन को क्या हाँ, करना चाहिए। तो ये क्या बात हुई रियल मैन? आप आदमी के मुद्दों की बात करिए, आदमी के बारे में बात करिए। ये आप वहां भी प्रीचिंग करने के लिए बैठ गए, जो सारे साल करते हैं, तो फिर क्या फायदा। ये पुरुष आयोग से कुछ फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल बनना चाहिए। मुझे लगता है कि पुरुष आयोग अगर आया तो एटलीस्ट मुद्दे उठेंगे। पहले मुझे भी लग रहा था कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब मुझे लगता है कि पुरुष आयोग आएगा तो कुछ बात हो सकता है आगे बढ़े। आ, बहुत सारी बातें हैं और शुरुआत हुई है। एक दशक के बाद ज्योति जी आपसे बात हो रही है, हम बात करते रहेंगे। हाँ वो तमाम लोग जो अभी हमसे जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो बाद में देखेंगे इसे, उनसे भी आग्रह है कि वो अपनी ओपिनियन जरूर दे, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी आप सबने देखा कि हमने दीदी स्पीक्स से इन्हीं की बातें करी, इन्होंने जो लिखा उसे ही उठाया, और ये बहुत जोड़ी है। आधी धरती की बात जब भी होती है खट से दिमाग जाता है औरतों की तरफ। बाकी आधी धरती को आप छोड़ के कैसे जिएंगे आप? है ना, एवरी फादर इज रिस्पॉन्सिबल फादर, वो चीज कब कोई कहना शुरू करेगा? आपसे आप आई ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आज के लिए नमस्कार। हाँ, जो भी आप जुड़े उन्हें तो सभी को आभार, नमस्कार। हाँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ जय हिंद मैथिली न्यूज। थैंक यू, जे न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो